हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन क्लास 11th इन कॉमर्स स्ट्रीम। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका वेलकम बैक। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें अभी अभी अप्रोच किया है, और 11th क्लास में कॉमर्स नाम की जिस चीज़ से जिनकी भिड़ंत हुई है, उनका वेरी वार्म वेलकम गाइस। जैसे हम सोचते हैं ना कि बिजनेस करने में बहुत मज़ा आता होगा, आई होप आज के बाद आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। गाइस, 11th क्लास एक बेस है। आज 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के दिमाग में एक चीज़ है, कॉमर्स इज़ समथिंग न्यू। बिल्कुल बिल्कुल न्यू स्ट्रीम है जिसमें नए सब्जेक्ट्स हैं, और ये चीज़ वो है जो हमने 10th तक कभी नहीं पढ़ी। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सभी सब्जेक्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फैमिलियर भी हैं। आर्ट्स, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, इसमें आपको एसएसटी से रिलेटेड पढ़ना होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ये सभी सब्जेक्ट्स भी आपको पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। बट कॉमर्स कुछ ऐसा है जो कि आपको पुराने दिनों की याद नहीं दिलाएगा, क्योंकि ना आपने अकाउंटेंसी पहले पढ़ी है, ना आपने बिजनेस स्टडीज़ पहले पढ़ी है। इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ने वाले हो, कुछ पार्ट पुराना है। नेक्स्ट ईयर इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और कुल मिला के मतलब 12th क्लास में सब कुछ नया हो जाएगा। और इसको कुछ लोग ड्रॉबैक भी समझते हैं और कुछ लोग एडवांटेज भी समझते हैं। देखिए, इतना तो हर टीचर को पता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक जैसे तैसे पहुँच जाते हैं। उनके दिमाग में थोड़ा सा डर है, दिल में टेंशन और दिमाग में डर। ये दो चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठी हुई हैं और दिल में पूरी तरह बसी हुई हैं। पहले इन दो चीज़ों से थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन बनाऊं, आप लोग मुझे जाने, मैं आपको जानूं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ वर्क किया, 6 डेज तक कंटिन्यू डे नाइट लगे पड़े हैं आप, ठीक है, और आप वर्क कर रहे हैं। 7th डे आपको पता चला कि जिस लैपटॉप पर आप काम कर रहे थे, वो लैपटॉप ही क्रैश हो गया। उसमें सारे वीडियोस, डेटा, सब कुछ क्रैश हो गया, खराब हो गया, अब खत्म। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, जो ये सोचेगा कि अब मैं वापस नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी पहले की थी। आई कांट डू दिस एनी मोर, आई विल लेफ्ट, छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा बस। सेकंड वो पर्सन होगा जो कहेगा कि कोई बात नहीं, कम ऑन, कोई बात नहीं, लैपटॉप क्रैश हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि अब जो मिस्टेक्स पहले की थी मैंने, उन मिस्टेक्स से मैं आगे बढ़कर मैं वर्क करूँगा। जो मिस्टेक्स पहले हो गई थी, अब मुझे पता है अब किस तरीके से करना है, ठीक है। अब मेरे पास प्रिपरेशन है, अब मैं ट्राई करूँगा कि पहले से बेहतर करूँ। तो कॉमर्स भी इसी तरह से आपके लिए बिल्कुल न्यू है। जो पॉजिटिव लोग हैं, देखो, फ़र्क नहीं पड़ता आप 10th में कितनी परसेंट मार्क्स लेके आए थे, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल तो है। आपको 10 से 11 तक आने में मार्क्स मैटर कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि 50% वाला स्टूडेंट्स हो या 90% वाला, हर स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ को फर्स्ट टाइम देखेगा। अब यहाँ से क्रिएट करना है आपको, न्यू टॉपिक्स होंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ओके। और जैसा कि हमें पता है, कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से अभी तक आपके कुछ एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं हुए हैं और रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हम बैठ तो नहीं सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे स्टूडेंट्स हैं। 90% वाला भी 50% पर अटक सकता है, और 50% वाला स्टूडेंट 90% ला सकता है। बस प्रिपरेशन पूरी रखनी है, ट्राई पूरा करना है, हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप। और आपकी इस कोशिश में मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूँगा 100%। और देखिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। बिग बिगर बिगेस्ट भी होता है। यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता है, हाँ, यूनिक होता है। तो हमें यूनिक बनना है और खुद से कंपटीशन करना है, किसी और से कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है। सो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, जो आपको बताएगा कि बिजनेस को आगे कैसे करना चाहिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। 11th क्लास के अंदर आपको बिजनेस स्टडीज़ में बताया जाएगा कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के टाइप्स क्या हैं, और 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है। बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा।
जैसे कि एज वी नो हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। ऐसे ही एक एक्टिविटी है जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों कहा हमने? क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क सोसाइटी के अंदर किया जा रहा है वो सभी काम, सभी वर्क, सभी टास्क वो किसी न किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू किए जा रहे हैं। हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको वेरिएशंस दिखेंगे। कुछ लोग एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग एक्टिविटीज़ करते हैं पर्टिकुलर प्लेजर के लिए, पर्टिकुलर मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, सिंपैथी के लिए, लव के लिए। सो बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये देखिए, आगे देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके नियर बाय की चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप कुछ ना कुछ अर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? बाय परचेजिंग और बाय सेलिंग, मतलब कुछ ना कुछ आप परचेज कर रहे हैं, उसके बदले आपने किसी न किसी पर्सन को मनी दिया है। अगर आपने सेल किया है तो उस पर्सन से आपने कुछ ना कुछ मनी लिया है। और जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सिर्फ बिजनेस ही कंसीडर नहीं होता है, उसके साथ में प्रोफेशन भी कंसीडर होता है, एम्प्लॉयमेंट भी कंसीडर होता है। अब देखिए, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है वो भी सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बारे में भी मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला जो हमारा है वो है एक्टिविटी बिजनेस, ठीक है? अब देखिए, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप रेगुलरली प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम प्रोडक्शन करते हैं, रेगुलर वे में करते हैं, ठीक है? और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज भी करते हैं, ठीक है? तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो एम होता है, जो हमारा पर्पस होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है? लेकिन ये प्रॉफिट अर्न तभी कर सकते हो आप जब ह्यूमन वांट्स को आप सेटिस्फाई करें, सोसाइटी की वांट्स को, सोसाइटी की नीड्स का ध्यान रखें, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि सोसाइटी के अंदर जो कस्टमर है वो क्या है? कस्टमर इज़ द किंग। ये हमें हमेशा याद रखना है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर आपके आसपास देखते हैं आप कि कितनी सारी शॉप्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेलर्स होते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस ही तो कर रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं कि कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, लेकिन है तो बिजनेस ही। अब किसी भी चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार सेल करना या कहीं से परचेज करना कुछ, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि बिजनेस वही होता है जहाँ पे आप रेगुलरिटी की बात करें, मतलब रेगुलर वे में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, रेगुलर वे के अंदर आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है? और साथ में आपका मोटिव है कि आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और सेटिस्फाई भी कर रहे हैं सोसाइटी की नीड्स एंड सोसाइटी की वांट्स को, और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस, ओके? अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है लेकिन रेगुलर नहीं हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक पर्सन है जिसका नाम है बंटी, ठीक है? अब उस बंटी ने सोचा कि मेरे पास एक मोबाइल है लेकिन ये पुराना हो चुका है, ठीक है? अब मार्केट में नया फ़ोन आया है, नया लॉन्च हुआ है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब उस मोबाइल को लेने का वो सोच रहा है, लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पास जो पुराना सेट है मोबाइल का, इसको मैं कैसे ना कैसे करके सेल कर दूं और तब जाके मैं एक नया मोबाइल परचेज करूं। तो देखिए, इस कंडीशन में होगा क्या? सपोज बंटी का जो फ्रेंड है उसको पुराना मोबाइल चाहिए था कहीं से, ठीक है? जो सस्ता भी हो और ठीक ठाक भी हो। तो
तो इसलिए अब उसके फ्रेंड का बंटी से कांटेक्ट हुआ, मतलब बंटी और जो उसका फ्रेंड है इनका इंटरेक्शन हुआ, और उसी दौरान पता चला कि बंटी चाहता है कि अपना मोबाइल सेल कर दूं मैं, और जो बंटी का फ्रेंड है वो ये चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई अच्छा बढ़िया सा मोबाइल मिल जाए। तो अच्छी बात है कि बंटी से उसको मिल जाएगा, तो उसे भरोसा भी है उस पर। तो अब बंटी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि मैं अपना मोबाइल अपने इस फ्रेंड को दे देता हूँ, जिस प्राइस में मैं सेल करना चाहता हूँ उस प्राइस में ये ले भी रहा है, ठीक है। बट इस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि क्या बंटी बिजनेस कर रहा है? हाँ, हम मानते हैं कि उसने एक मोबाइल सेल किया, ठीक है, लेकिन क्या आप इसको बिजनेस मानेंगे? जी नहीं, ये बिजनेस नहीं कहा जा सकता इसको। क्यों? क्योंकि बंटी रेगुलर वे में मोबाइल नहीं सेल करता है, ठीक है। हाँ, हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी परचेजिंग एंड सेलिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ मनी हो रही है, एंड इट इज़ कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। बट बिजनेस हम इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वे में परचेजिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है। सो बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, ओके। ये ट्रेडिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करके लोगों तक पहुंचा रहे हो देन इट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग के केस में आप कहीं से आप लेके आते हैं और फिर प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस प्रॉपरली कहा जाएगा जब आप खुद मैन्युफैक्चर करें और फिर उसको मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाएं, ठीक है। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमने पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है ये भी हमने जाना। अब हम जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटी का जो सेकंड पॉइंट है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट है हमारा लेजर टाइम एक्टिविटीज, मतलब अपने मनोरंजन के लिए, अपने प्लेजर के लिए जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया फैमिली ऑब्लिगेशन एक्टिविटीज, क्योंकि आपको अपनी फैमिली से लव है, प्यार है, तो उसके लिए आप वो एक्टिविटी करते हैं। जैसे घर में हमारी मॉम है, हमारी मम्मी है, वो हमारे लिए खाना वगैरह बनाती है, तो उसके लिए हमसे पैसे लेती है क्या? तो फिर वो खाना क्यों बना के देती हैं? क्योंकि उन्हें हमसे प्यार है, उन्हें हमसे एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस है, ठीक है। और हमें भी उनके साथ सेम यही है, ठीक है। एक हम फैमिली रिलेशन में। फिर एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में थर्ड आता है कि रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं? हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन ये है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करें जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। एंड फोर्थ हमारा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, मतलब कि हमें सोसाइटी में लोगों के लिए सिंपथी है, तो हम कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। सो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन, कीपिंग योर सेल्फ इंगेज टू अर्न समथिंग इन रिटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ड्राइवर, स्वीपर, क्लर्क, और भी बहुत लोग आते हैं। सो दीज all are engaged in economic activity. Similarly, non-economic activity की definition देखिए, activities which do not have any economic motive and are performed with a feeling of love, sympathy, humanity and patriotism are known as non-economic activities, ठीक है। जैसे कि प्लेइंग करना, डांसिंग, डोनेशंस वगैरह देना, ठीक है। तो हम क्यों कर रहे हैं ये? हम इसके लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। हम हमारे पास किसी न किसी पर्सन के लिए सिंपत्ति है, एक ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए पैट्रियोटिज्म फीलिंग है, इसलिए हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब हमारा बिजनेस के बाद आता है प्रोफेशन। अब देखिए प्रोफेशन क्या होता है? देखिए प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और उस एजुकेशन के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, सोसाइटी के लिए कर सकें। और जो भी रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो कि आपके पास
क्वालिफिकेशन है, आप सोसाइटी के लिए उस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो। प्रोफेशन के अंदर कौन आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी जिसको आप CSP बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर कंसिडर एज अ प्रोफेशन। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसिडर किया गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एंटरप्राइजेस में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री के अंदर आप जॉब बेस पे काम कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं, वेजेस बेस पे काम कर रहे हैं। ये जो जॉब मिली है आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे मिली है, जैसे कि मैनेजर की पोस्ट हो गई, क्लर्क की पोस्ट हो गई, सेल्स पर्सन की पोस्ट हो गई, सुपरवाइजर की पोस्ट हो गई, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर आता होगा। बताइए, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है? बताइए बताइए बताइए। देखिए, सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है ना, वो होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस के अंदर A to Z जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो सब कुछ आपको करने हैं। एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना है, ठीक है। चैलेंजेस जो हैं उनको भी आपको फेस करना है, कंपनी की न्यू पॉलिसीज भी आपको बनानी है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है ये भी आपको देखना है, मनी या कैपिटल अरेंजमेंट भी आपको करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है उसका। तो इन सब को मैनेज करना इतना इजी नहीं है, और इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि जो इनोवेशन आप कर रहे हैं वो इनोवेशन कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितना रिटर्न आएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आएगा या उससे कम आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, ये भी आपको बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट के केस में देखें तो वहाँ ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को लेने के लिए आपने पर्टिकुलर एजुकेशन ली है, और उस एजुकेशन, उस क्वालिफिकेशन के बेस पे आपने किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, और वहाँ पे आपको अगर जॉब मिलती है तो आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड की जाती है, और वो सैलरी आपको मंथ के एंड में आपको मिल जाती है। तो आपको ना कस्टमर की टेंशन है, ना आपको अदर एम्प्लॉयज़ की टेंशन है, ना कंपनीज़ के अदर चैलेंजेस की टेंशन है, ना न्यू पॉलिसीज़ बनाने की टेंशन है, क्योंकि ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब बिजनेस ओनर का या बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं उनका है। इन कंपैरिजन टू बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क बहुत कम है, और आपको अगर सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम नहीं दी जाए तो आप नौकरी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कि अगर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस बिल्कुल एकदम से बंद कर दे, ऐसा तो नहीं कर सकता वो, क्योंकि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, एग्जिस्टेंस जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा फिर। और अगर प्रोफेशन के अंदर देखें तो वहाँ भी रिस्क बहुत कम है, ठीक है। लेकिन रिस्क होता तो है, वहाँ पे रिस्क तो होता है, ठीक है। देखिए, रिस्क तो तीनों जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो बिजनेस के अंदर है, ठीक है। सबसे कम जो रिस्क है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, और सेकंड नंबर पर जो रिस्क आता है कि कम के मामले में, वो प्रोफेशन के अंदर है। हाँ, आपके पास अगर क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास वेल सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप पर्टिकुलर कोई प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सीज़न के हिसाब से भी होता है, जैसे डॉक्टर के केस में आप देखिए कि आपका कोई भी मरीज या पेशेंट वगैरह है तो वो पर्टिकुलर सीज़न में ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एडवोकेट के केस में देखिए कि आपने किसी से 1 लाख रुपए फीस मांगी एज ए एडवोकेट किसी केस के लिए, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि मुझे इतना इंस्टॉलमेंट पहले चाहिए, इतना इंस्टॉलमेंट केस के बाद चाहिए। मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट तो आ गई, केस के बाद की इंस्टॉलमेंट वो काफ़ी डिले हो रही है, तो ये रिस्की है। सपोज़ वो पर्सन इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप वो इंस्टॉलमेंट हो सकता है या तो उसकी फैमिली से लें। अब उसकी फैमिली में भी काफ़ी एक फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है कि आपका वो जो इंस्टॉलमेंट है वो भी ना मिले आपको। तो कंडीशंस, सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ मनी के लिए कर रहे हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका ये पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका ये आउटकम ज़रूर हो सकता है, ठीक है। आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आपको
सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कस्टमर्स या जो सोसाइटी है उसकी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखना है। अगर आप इस सोच से बिजनेस करेंगे, ये पर्पस आपका रहेगा, तो पैसा तो आप कमा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, मान के चलिए आप। और इस कंपटीशन में टिके रहना, सरवाइव करना, प्रॉफिट के साथ कंपनी ग्रोथ में भी आए, बिजनेस ग्रोथ में भी जाए, तो ये इजी नहीं है। क्योंकि आजकल होता क्या है, ख़ास तौर पे हमारे इंडिया में ऐसे हज़ारों बिजनेस हैं जो 5 साल के अंदर जो स्टार्ट भी होते हैं और बंद भी हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, आपके पास अगर अच्छी नॉलेज है, वेल एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका विजन, आपका मिशन और कुछ कोर वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊँगा फर्दर। कोई भी वर्क हम करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं कि हम सक्सेस हों। ठीक वैसे ही बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं कि हमारा बिज़नेस सक्सेस हो। फेलियर कम से कम हो या हो ही ना, लेकिन सोचने में और प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस होता है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बिज़नेस मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट किस चीज़ का मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। दूसरा, कंपटीशन किससे है आपका, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो सर्विस देते होंगे आप, तो किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेगा पूरे बिजनेस को, ठीक है। और रिवेन्यू मतलब कितना आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपको एज अ बिजनेस मॉडल शुरू में तैयार करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं प्लानिंग। ओके, देखिए बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिजनेस के भी कुछ इन्वायरमेंट होते हैं। पहला होता है एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब इंटीरियर, बिजनेस के इंटीरियर पार्ट की बात हो रही है, मतलब एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड बात हो रही है, पॉलिसीज़ जो बिज़नेस के अंदर बनाई जा रही हैं उनकी बात हो रही है, स्ट्रैटेजीज़ की बात हो रही है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स फैक्टर, सोशल फैक्टर, ठीक है, लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट में देखिए जैसे एम्प्लॉयज़ कंसीडर होते हैं, रिसोर्सेज हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, प्लानर्स हो गए, ठीक है, इंटरनल सप्लायर्स हो गए, क्यूए क्यूसी हो गए। क्यूए और क्यूसी का मतलब है कि क्वालिटी एश्योरेंस, एंड क्यूसी का मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर, जैसे कि इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो जैसे कि इसके अंदर कंसीडर होता है कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके बाहर की दुनिया के अंदर ये कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके कुछ ना कुछ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बाहर ही मिलेगी आपको। सोशल नेटवर्क्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सस्टेनेबल इश्यूज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो हियर ओनली वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब बिजनेस की शुरुआत की जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है यहाँ पे सिर्फ। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। देखिए स्वॉट का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज, टी मतलब थ्रेट। तो देखिए जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है ये इंटरनल पार्ट की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ओरिजिन है वो हमारा है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल जो है इंटरनल पे तो हो सकता है लेकिन एक्सटर्नल ओरिजिन पे नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, मैंने कहा कि इट इज इंटरनल ओरिजिन। तो आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपकी जो वीक पॉइंट है वो भी आपको पता है, उसको सुधार सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल ओरिजिन के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है और जो थ्रेट है, जैसे अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाली है ये आपको तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसके लिए आप अच्छे स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस लगा सकते हैं, ठीक है।
थ्रेट्स मतलब इट इज़ अ हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इट इज़ अ हेल्पफुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड जो एक्सटर्नल ओरिजिन है वो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और इन दोनों के बारे में आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं बता सकते कि आपकी कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अब आने वाली है, ठीक है। या ये आप पर्टिकुलर ये चीज़ आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। या थ्रेट क्या है, ठीक है। थ्रेट मतलब नुकसान, आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट जो आप बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए ये दोनों एक्सटर्नल ओरिजिन है, और जो इंटरनल ओरिजिन है वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के लिए जो हेल्पफुल जो एस्पेक्ट होता है वो होता है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, और जो हार्मफुल एस्पेक्ट होता है वो होता है वीकनेस एंड थ्रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं स्वॉट, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। देखिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें हमें हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन और वैल्यूज, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप मार्केट में छा जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए व्हाट इज विमोजा। देखिए विमोजा क्या होता है। वी मतलब विजन, एम मतलब मिशन, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव्स, एस मतलब स्ट्रैटेजीज, ए का मतलब है एक्शन प्लान। अब ये विमोजा है क्या, ये देखिए, यहां देखिए, सपोज ए का टारगेट बी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए को बी तक पहुंचना है, तो उसका विजन क्या हो गया, बी मतलब कहां पहुंचना है, बी के पास पहुंचना है, ठीक है। और इसका मिशन मतलब क्यों पहुंचना है, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना ए का कि वो क्यों पहुंचना चाहता है बी के पास, ठीक है। अब ए बी तक पहुंचेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो करेगा, मतलब कोई स्ट्रैटेजी होगी उसकी, कोई एक्शन प्लान होगा, ठीक है। और उसका एम क्या है वो तो बी है ही, जिसको आप विजन बोलेंगे, ठीक है। और ए जो स्ट्रैटेजीज बनाएगा, जो एक्शन प्लान बनाएगा, वो व्हाट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कि मतलब क्या क्या करने वाला है, कैसे करेगा, वो वैल्यूज होंगी, मतलब जिन जिन चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। क्योंकि मैंने बोला ना कि कैसे करेगा, तो कैसे मतलब हाउ, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, ठीक है। तो व्हाट के अंदर स्ट्रैटेजीज और एक्शन प्लान कंसीडर होते हैं, हाउ के अंदर वैल्यूज कंसीडर होती हैं, वेयर के अंदर विजन आता है, और वाई के अंदर मिशन होगा, ठीक है। सो इट इज अ विमोजा, दैट इज विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान। सो हमारा गोल्डन स्टेटमेंट एक ही है कि क्लैरिटी इज पावर। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ओके। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग क्लैरिटी इज पावर। देखिए किसी भी कंपनी को सक्सेस बनने के लिए उसको GHTC का ध्यान रखना पड़ेगा। जी मतलब जिनाइन, उसको जिनाइन बनना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। एच बोले तो ऑनेस्ट, ईमानदार रहना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। सी मतलब कमिटमेंट, जो कमिटमेंट्स हैं सोसाइटी के लिए, जो एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कस्टमर्स के लिए, वो बिल्कुल कंप्लीट अचीव करे। अगर ये GSTC कंपनी फॉलो करती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, कोई भी बिजनेसमैन अगर इसको फॉलो करता है तो 100% वो उसको क्लैरिटी है। और क्लैरिटी का मतलब यही है कि वो जो भी अचीव करना चाहता है वो अचीव कर लेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम एग्जाम्पल्स दैट इज टोटली रिलेटेड टू द बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए देखिए पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस ब्रांड है टेस्ला, मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी। और इसके जो को फाउंडर हैं वो है इलॉन मस्क। कुछ टाइम यही इलॉन मस्क इंडिया भी आए थे। देखिए टेस्ला एक वो ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया से पेट्रोल डीजल की कार हटाकर इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में लाना चाहती है। और इसी मकसद से ये इंडिया भी आए थे। इसके जो को फाउंडर है इलॉन मस्क, कुछ समय पहले इसके लिए ये काफ़ी एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, नो डाउट। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को लाने के लिए इलॉन मस्क की जो मीटिंग है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनसे भी हो चुकी है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं हमारी इंडियन रोड्स पर बिल्कुल दौड़ेंगी, क्योंकि इनका मकसद है पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल कार्स को उखाड़ फेंकना।
ये इलेक्ट्रिक कार्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे अर्थ के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये एक अच्छा इनोवेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, किसी भी कंपनी को सक्सेस बनने में 100% उसके पीछे बहुत बड़े कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेस्ला जो मोटर्स है, इसके पीछे इनका विजन है। किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं। तो ठीक ऐसे ही जो टेस्ला मोटर्स है, इनका भी अपना एक विजन है जो बिल्कुल क्लियर है कि टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब साफ है कि ये 21st सेंचुरी के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप कंपनी बनना चाहती है। खास तौर पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अपना दबदबा बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला मोटर्स पूरी तरह से छा जाए, और ये इनका विजन है। और इसी के लिए ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट सक्सेस हैं ये, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं रोड पे नॉर्मल ही आपको चलते हुए दिख जाएंगे, और काफ़ी दिख भी गए होंगे। जैसे टाटा मोटर्स हैं, इन्होंने भी अपना इनोवेशन किया है, ठीक है। तो अभी तो एक दो ही हैं, लेकिन धीरे 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 पूरा मार्केट ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरा हुआ दिखेगा आपको। मतलब साफ है कि 21st सेंचुरी की सबसे मोस्ट कंपेलिंग कार बनाना चाहते हैं ये, ठीक है। और पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा विजन है इस कंपनी का। अब हमने टेस्ला मोटर का विजन तो समझ लिया, अब मिशन क्या है देखिए, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि इनका मिशन ये है कि टू एक्सेलरेट का मतलब है कि हम काम बड़ी स्पीड से करेंगे, पूरी दुनिया की स्पीड भी बढ़ाएंगे और अपनी भी बढ़ाएंगे साथ में। फिर है कि द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन, मतलब पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट कर देंगे, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स छा जाएगा। और ये बताया भी गया है कि 2030 तक इंडिया में, तो पूरे इंडिया के अंदर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल चलने वाले हैं। फिर बोला गया है कि टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मतलब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ला देंगे ये सब कुछ, और इसी विजन और मिशन के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हुआई है, सोनी, लिनोवो, एलजी, अमेजोन, एमआई। दीज आर सम कंपनीज जिनका विजन और मिशन और कोर वैल्यूज बिल्कुल क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।